नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के सामान्य अध्ययन की पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें भूगोल से संबंधित सभी पृथ्वी की स्थिति का वर्णन करेंगे। और सबसे पहले पृथ्वी में हम कहाँ रहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यानी हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम भारत का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत की देशांतरी स्थिति क्या है, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि हम किस कटिबंध में रहते हैं। अर्थात मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से जो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति है, कहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपने उत्तर पत्रिका में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं मैप के थ्रू आपको भूगोल का अध्ययन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जब आप भूगोल को पढ़ते हैं तो वहाँ मानचित्र होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मानचित्र से हमारी एक इमेजिनेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हमें वो लोकेशंस, हमें वो स्थिति, वो अक्षांशीय स्थिति वो याद रहती है, या वो किस देश को काट रही है या किस राज्य को काट रही है, क्या स्थिति रहती है, क्या नहीं रहती है, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी तक जो वीडियो अपलोड की गई थी, और वो सिर्फ इस बात का उद्देश्य थी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि भूगोल को कैसे पढ़ा जाए। हम कॉन्सेप्चुअल बेस पे जब चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो वो एक समय पर करेंगे। लेकिन जहाँ हमें लगेगा कि नहीं, हमें क्षेत्रीय विवरण देना है या फिर स्थानिक विश्लेषण करना है, तो वहाँ हम स्थानिक विश्लेषण भी करते चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मेरा उद्देश्य यही था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नील नदी के बारे में, कि वहाँ नील नदी जो है वो इजिप्ट के लिए एक संसाधन का कार्य करती है, एक प्रादेशिक संश्लेषण का कार्य करती है। तो वो प्रादेशिक संश्लेषण और क्षेत्रीय विवर्तन का कार्य करती है। तो जो प्रादेशिक संश्लेषण और क्षेत्रीय विवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रादेशिक संश्लेषण क्षेत्रीय विवर्तन ये है कि आप उस प्रदेश की विश्लेषण कैसे करते हैं। क्षेत्रीय विश्लेषण क्या होता है कि जब एक क्षेत्र दूसरा क्षेत्र से आपस में आप तुलना करते हैं, तो वहाँ हमें डिफरेंस, विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार की मृदा, विभिन्न प्रकार का वातावरण उत्पन्न दिखाई देता है, विभिन्न प्रकार का वायुदाब दिखाई देता है। अतः हम इन सभी बातों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। भारत का मानचित्र जो है वो आप बनाना सीखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप कभी भी स्थानिक विश्लेषण करें तो उस स्थानिक विश्लेषण को करने के लिए आप अपने मैप को पास रखें, आप अपने मैप को ड्रॉ करें, जिससे आपकी हैबिचुअल में आ जाएगा। और जब ये आदत में आ जाएगा तो आप एक बेहतर परिणाम पाएंगे। ठीक है, अतः अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम भारत के आकार, भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भारत का मैप बना रहा हूं। ये नेपाल वाला रीजन है, तो ये थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देंगे। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। ये रहा, और ये रहा हमारा श्रीलंका। ठीक है, भारत का मैप बन गया। अब यहाँ हम भारत के मैप में सबसे पहले यही देखेंगे कि यहाँ भारत की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत की देशांतरी स्थिति क्या है।
तो आप देख रहे हैं कि भारत की अक्षांश स्थिति, ध्यान रखिए मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले अक्षांश जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, यानी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं, और जो लंबवत रेखाएं होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं। आप इतना याद रखिए, ठीक है। अब भारत की स्थिति को हम बात करें तो भारत की स्थिति देखिए, आज हम बिल्कुल बेसिक भूगोल की बात करेंगे, जिसमें हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के साथ हम भारत की जो मुख्य मुख्य भूमियां हैं जिन्हें क्या कहा जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत की अक्षांशीय स्थिति बताएं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, ठीक है। ये क्लियर है। एक और चीज और आती है, अगर हम इस चीज को अंडमान निकोबार जोड़ दिया जाए, यहां अंडमान निकोबार जोड़ दिया जाए तो यह अंडमान निकोबार जो है 6 डिग्री 45 मिनट, अगर हम देखें तो यहाँ की जो रेखा है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा प्राप्त करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिए भारत की संपूर्ण भूमि जो है, अगर क्वेश्चन आए कि भारत की संपूर्ण भूमि है तो वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 6 मिनट 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। वहीं अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर हो गया। अब मैं उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी की विषुवत रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र कहते हैं तथा पृथ्वी से नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है, जो भारत की मुख्य भूमि की स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्योंकि ये 0 डिग्री इससे नीचे जाता है इसलिए इसको उत्तरी ही बोला जा रहा है। क्लियर हो आप। 2 चीज और मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर इस प्रकार की रेखाओं को, इस प्रकार की रेखाओं के जो कि क्षैतिज रेखाएं होती है इनको अक्षांश बोलते हैं, जबकि खड़ी रेखाओं को देशांतर बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं वो 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री रेखा वो ग्रीनविच रेखा है, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस क्षेत्र को, यहां से इस क्षेत्र को पूर्व कहा जाता है और यहां से इस क्षेत्र को पश्चिम कहा जाता है, ठीक है। पूर्व में समय का लाभ होता है, यह सब मैं आपको समझाऊंगा, यानी समय बढ़ता है, +1 की स्थिति आ जाती है, और पश्चिम में समय घटता है, -1 की स्थिति आ जाती है। यह सब मैं आपको समझाऊंगा, ये आगे क्लास में समझाऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये हमारी जो पृथ्वी, वो हमारा जो भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक विस्तृत है। इतना क्लियर है आपका। संपूर्ण भूमि हो गई 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब हम भारत की स्थिति विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो वो कितना है। जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख, जो कि पृथ्वी के, यानी जो पृथ्वी के धरातली स्वरूप का 2.4% जो है भाग को
संरक्षित करता है। मतलब यह पृथ्वी है, इसका अगर हम स्थलीय भाग की बात करें तो इस स्थलीय भाग का ये 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। अब पूरे विश्व में इससे बड़े देश कौन कौन से हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से? रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है। उससे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कि देशांतरी रूप में विस्तारित है कि अगर हम बात करें तो इस पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो ये कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। यानी भारत को अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्षेत्रफल के आधार पर देखें 3214 किलोमीटर प्राप्त होता है। बस अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखें तो यह 29 से 33 किलोमीटर प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भारत का यह क्षेत्र यह क्षेत्र तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र है। जितना मैंने ये ब्लू ब्लू किया हुआ है ये तटीय क्षेत्र है। इस तटीय क्षेत्र में ये पूर्व की होने की वजह से इसे पूर्वीय तट बोला जाता है और ये पश्चिमी तट बोला जाता है। पश्चिमी तट बोला जाता है। ठीक है, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। ये घाट है। और ये पूर्वी घाट बोला जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य में है। एक संकीर्ण मैदान है। कैसा है? एक संकीर्ण मैदान है जो कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले क्षेत्र को जिसे महाराष्ट्र तक कोंकण कहा गया है। उसके बाद दूसरे वाले क्षेत्र को कन्नड़ बोला गया है और तीसरे वाले क्षेत्र को मालाबार बोला गया है। यानी इस वाले क्षेत्र को मालाबार बोला गया है। ठीक है, ये कोंकण है, ये कन्नड़ और ये मालाबार। महाराष्ट्र तक कोंकण, उसके बाद कर्नाटका तक कन्नड़ और उसके बाद केरल तक ये मालाबार बोला गया है। ऐसे ही पूर्वी तट को भी अगर हम बात करें तो ये गोदावरी डेल्टा तक इसको उत्तरी सरकार बोला गया है। और उसके बाद इसे कोरोमंडल तट बोला गया है। कोरोमंडल तट बोला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी मैं एक बार फिर बता देता हूं कि इस वाले क्षेत्र को पश्चिमी घाट, इस वाले क्षेत्र को पूर्वी घाट।
पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। पश्चिमी तटीय को 3 भागों में बांटा गया है, एक है कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। वैसे ही पूर्वी तटीय मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ क्षेत्र के आधार पर हम बात करें तो महाराष्ट्र तक इसको कोंकण कहा जाता है, वहीं महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक इसको कन्नड़ कहा जाता है, और कर्नाटका से लेकर के केरल तक इसको, तमिलनाडु तक इसको मालाबार कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की तो यहाँ गोदावरी डेल्टा तक ये उत्तरी सरकार कहा जाता है, और उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान जो है तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये आपकी स्थिति सारी क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो वीडियो होगी उसमें अब इससे आगे चर्चा करेंगे। इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसका विस्तार है, कितना विस्तार है, संपूर्ण भूमि का कितना विस्तार है, मुख्य भूमि का क्या विस्तार है। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे हिंद महासागर में स्थिति। तो हिंद महासागर की स्थिति के लिए हम यहाँ पर पाक जल संधि की आपकी बात करेंगे। हिंद महासागर किन किन से अलग है, किन से अलग नहीं है, उसकी भी अक्षांशीय स्थिति को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमारे एक दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। आगे एक और मैप बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, आगे जब मैं बताऊंगा तो ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना रह जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, आपको थोड़ा सा मैप देखना जरूरी है कि कर्क रेखा जो है वो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से होकर गुजर रही है। आपकी सारी कहानी है, इतनी सारी कहानी। अब आगे जो कर्क रेखा के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा की, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वहाँ तापमान कितना रहता है, वहाँ वार्षिक वर्षा कितनी रहती है, ये सारी चीज़ें आगे हम बात करेंगे। इवन हिंद महासागर की क्या स्थिति है, क्या लोकेशंस है, उसके क्या क्या उच्चावच है। उच्चावच इन द सेंस है कि उच्चावच में उसकी आकृति कैसी है, महासागरीय नितल की आकृति कैसी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेंगे, क्यों क्वेश्चन वहाँ से भी संभावना रहती है आने की। तो ये लोकेशंस बेस को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि विषुवत रेखा जो है कभी भी भारत को काटती नहीं है। कर्क रेखा जिन राज्यों को काटती है उनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ 82.5 डिग्री एक रेखा और है जिसे हम इस तरीके से, ये 82.5 डिग्री 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है यह भारत की समय की मध्याह्न रेखा है। यानी यहाँ से समय को निर्धारित किया जाता है कि आप पूरब में कितना समय हो रहा है, यहीं से पूरब की स्थिति को पता लगाया जाता है और यहीं से हम दिल्ली का समय लगाते हैं। ठीक है, यह ग्रीनविच रेखा है पृथ्वी पर 0 डिग्री। यहाँ से पूर्वी क्षेत्र के जाने पर समय का लाभ होता है, समय का लाभ होता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र पे जाने पर समय की हानि होती है। ठीक है, लॉस होता है। अब हम ग्रीनविच रेखा से भारत की 82.30 डिग्री पूर्वी रेखा की अगर हम बात करें तो ग्रीनविच रेखा से यह भारत की मध्याह्न रेखा जो है वो 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा प्लस इसका समय, तभी तो हम समय लगाते हैं। तभी आपने देखा होगा जब आप टाइम जोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो दिल्ली का समय प्लस 5.5 घंटे,
ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हम ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे हैं, तो उसके आधार पर हम समय को निर्धारित करते हैं। ऐसे ही हम अरुणाचल प्रदेश, गुजरात का समय भी निर्धारित करते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश वाले यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक अलग से समय कटिबंध बनाया जाए, क्योंकि इनके समय कटिबंध में काफ़ी परिवर्तन होता है। आगे हम सारी चीज़ों को वर्णन करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, क्यों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है कि भारत जो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ सकरा होता चला जा रहा है, जबकि उत्तरी क्षेत्र में 22 डिग्री से उत्तरी क्षेत्र में यह चौड़ा होता चला जा रहा है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी तक नहीं आया और संभावना रहती है हर जगह आने की, कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से हिंद महासागर की तरफ सकरा होता चला गया है, जबकि ऊपर जाने पर क्या हो गया, चौड़ा हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हिंद महासागर की स्थिति को भी ज्ञात करेंगे तथा विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है और कौन कौन सी नदी उनको काटती है, उस बात की भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।